जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो रूल अगेंस्ट परपेचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। किताबों में आप पढ़ते हैं, बहुत क्लियरिटी नहीं है बुक्स में। उसको हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस भी करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। उसको राइटिंग में भी लेके आया जाएगा। देखिए, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी वगैरह में बहुत पूछा जाता है। पहले तो हम कुछ चीजें समझा दे रहे हैं, फिर सेक्शन 14 जिसमें इसका डिस्कशन किया हुआ है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी का, उसकी रीडिंग करा के उस सेक्शन को ब्रेक भी कराए ताकि उसके एसेंस को आप समझ लीजिए कि ये सेक्शन 14 कहना क्या चाहता है। तो पहले ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीजें हम लेके आ रहे हैं, उनको देख लीजिए। देखिए ध्यान से, जो आपका सेक्शन 14 की जो हेडिंग है वो है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। परपेचुटी वर्ड आप लोग जानते हैं, मतलब होता है, शाश्वत भी कहते हैं, UTIY, परपेचुटी। अब हम मान लो अगर केवल परपेचुटी को ही डिफाइन करने की कोशिश करें तो परपेचुटी का जो ऑर्डिनरी सेंस है वो होता है इनडेफिनिट पीरियड। ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट इंडेफिनिट पीरियड यानी अनिश्चितकालीन अवधि। या आप इसको कह सकते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए। जो परपेचुटी का सिंपल मीनिंग है वो सिंपल मीनिंग यही है, लेकिन जब आप इसको प्रॉपर्टी से कनेक्ट करते हैं परपेचुटी को, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। आप जब ये लिखेंगे तो ये दोनों बातें आपको लिखनी होंगी। हम लोग लिखेंगे इस पे। हम अभी तो समझा रहे हैं आपको कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति के दृष्टिकोण से परपेचुटी मीन्स, शाश्वतता का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? अगर इस लाइन को हम हटा दें, हालांकि ये लाइन फिर से आएंगी, मेकिंग द प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल फॉर एवर, हमेशा के लिए संपत्ति को गैर अंतरणीय बना देना। जब प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको परपेचुटी को डिफाइन करेंगे तो इसकी मीनिंग यही आएगी। अब दूसरा सवाल ये होगा कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी का क्या मतलब है।
देखिए 1/1 समझिए। परपेचुटी का मतलब इंडेफिनिट पीरियड, फॉरएवर अनिश्चित अवधि, हमेशा के लिए। आप परपेचुअल इंजंक्शन पढ़ते हैं, शाश्वत व्यादेश। तो शाश्वत का मतलब होता है हमेशा। लेकिन जब प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में परपेचुटी डिफाइन करेंगे तो उसका मतलब होगा मेकिंग द प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल फॉरएवर या फॉर इनडेफिनिट पीरियड। अनिश्चित काल तक के लिए प्रॉपर्टी को क्या करना, गैर अंतरणीय बना देना। और आप देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी का एक जो नेचुरल क्वालिटी है, जो उसका एक नैसर्गिक या प्राकृतिक स्वभाव है, उसके ये अगेंस्ट है। क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी बिलीव्स इन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। संपत्ति अंतरण अधिनियम संपत्ति की अंतरणीयता में विश्वास करता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। एंड फ्री सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी is necessary, is essential for trade, commerce, etc. अगर ऐसा नहीं होता तो almost all the property of the country, देश की अधिकांश संपत्तियां वो क्या होती, वुड बी नॉन ट्रांसफरेबल, अंतरणीय नहीं होंगी अगर ये नियम नहीं होगा। तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी का क्या मतलब हुआ, अब देखिए तीसरा पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। तीसरा जो पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूं कि व्हाट डज इट मीन, रूल अगेंस्ट परपेचुटी का मतलब क्या है। तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी का जो मतलब हो जाएगा कि अ रूल which is against a transfer, जो ऐसे अंतरण के विरुद्ध में है, which makes यहां लाइन ऊपर कर दे रहे हैं, ये हेडिंग हटा दे रहे हैं, which makes a प्रॉपर्टी को छोटा लिख दे रहे हैं, a property inalienable for an indefinite period, for an indefinite period। एक नियम जो उस अंतरण के विरुद्ध है जो संपत्ति को अनिश्चित काल तक के लिए गैर अंतरणीय बना देता है। और अगर बहुत सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो आप कह सकते हैं, इसको इसको अगर हम हटा दें तो आप कह सकते हैं tied up the property
फॉर एवर, संपत्ति को अनिश्चित काल तक के लिए या हमेशा के लिए बांध देना, टाइड अप। जब आप मुस्लिम लॉ में वक्फ पढ़ते हैं तो मुस्लिम लॉ में वक्फ क्या करता है? यही करता है, प्रॉपर्टी को टाइड अप कर देता है विद ऑलमाइटी गॉड। और वो प्रॉपर्टी को करता क्या है? और मेक्स द प्रॉपर्टी नॉन ट्रांसफरेबल। अब उस संपत्ति का फर्दर अगर आप ट्रांसफर करना चाहें तो आप उस प्रॉपर्टी का फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मालूम हो, अगर आप जानते भी हैं इस चीज को, आप इस देखिए, जो आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2, सेक्शन 2 का जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन, और जो आप सेक्शन 14 पढ़ते हैं, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, तो सेक्शन 2 का लास्ट लाइन आपसे ये कहता है कि इफ एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट, यदि इस अधिनियम के अध्याय 2 का कोई भी प्राविधान इफ इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम विधि के नियमों के असंगत है, देन मुस्लिम लॉ विल प्रिवेल ओवर अपॉन दैट प्रोविजन। तो मुस्लिम विधि उस प्राविधान पर क्या होगी? प्रभावी होगी। तो अगर हम वक्फ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मान लीजिए, तो क्या सेक्शन 14 से आप उसको हिट कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। जब आपको सेक्शन 14 का एक्सेप्शन लिखना होगा तो हम ये वक्फ को भी लेके आएंगे। वक्फ का जो रेगुलेशन है, जो कंट्रोल है, ये रूल ऑफ मुस्लिम लॉ से होगा, नॉट बाय टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से नहीं होगा। इट शैल बी गवर्न बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो वक्फ में आप देख लीजिए, परपेचुटी क्रिएट की जाती है। और शायद आप लोगों को ये मालूम हो कि जब हम लोग जो है प्रॉपर्टी वर्ड को लेके आते हैं तो प्रॉपर्टी दो पॉइंट से ब्रेक होती है। एक प्रॉपर्टी का कॉर्पस होता है, कॉर्पस, ये ओ है कॉर्पस, और एक होता है यूजुफ्रक्ट, यूजुफ्रक्ट। प्रॉपर्टी का कॉर्पस का मतलब कि जो आप अपने नेकेड आई से सीन कर रहे हैं, मकान आप देख रहे हैं, जमीन आप देख रहे हैं, जो उस प्रॉपर्टी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, विच कैन बी सीन बाय नेकेड आईज, ये कॉर्पस टाइड अप हो जाता है फॉर एवर, फॉर एवर। और उस प्रॉपर्टी का जो यूजुफ्रक्ट है, यानी उसका जो लाभ है, जो उसका फायदा है, वो उस वक्फ के पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, जो इनकम है।
केवल इनकम का सर्कुलेशन होता है एज पर ऑब्जेक्ट, लेकिन कॉर्पस जो है वो बिकम्स नॉन ट्रांसफरेबल, गैर अंतरणीय हो जाता है। और सेक्शन 14, ध्यान दीजिएगा, न केवल कॉर्पस बल्कि यूजू फैक्ट पे भी अप्लाई करता है, दोनों पे अप्लाई करता है। तो जब हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे तो ये चीजें हम लोगों के दिमाग में होंगी। फिर एक क्वेश्चन अराइज होगा, कि जो परपेचुटी है ये हाउ टू बी क्रिएटेड, हाउ परपेचुटी में अराइज, शाश्वतता कैसे उत्पन्न हो सकती। तो देखिए हम इसको 2 पॉइंट्स पे लेके चले, 2 पॉइंट्स पे लेके चलेंगे। वो क्या होगा वो भी समझ लीजिए। वेयर ट्रांसफरी is alive at the time of the transfer, जहां अंतरती अंतरण के समय जीवित हो। वहां परपेचुटी कैसे क्रिएट होगी? 4 तरीके हैं परपेचुटी क्रिएट करने के इस फर्स्ट मैटर। जो पहला तरीका है, हम इसको हटा दे रहे हैं अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो। पहला जो तरीका है परपेचुटी क्रिएट करने का, बाय रेस्ट्रेनिंग राइट टू ट्रांसफर, अंतरण के अधिकार को प्रतिबंधित किए जाने के द्वारा हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे और ये कहेंगे ये प्रॉपर्टी आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं करें। ये कंडीशन लगा के मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ये परपेचुटी हाउ टू बी फ्रस्ट्रेटेड बाय अप्लाइंग सेक्शन 10। ये 10 से फ्रस्ट्रेट कर दे, समाप्त हो जाएगी, यानी वो रिस्ट्रिक्शन, वो कंडीशन शून्य हो जाएगा और ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। अब आप फ्री हैं, जिसको चाहिए उसको ट्रांसफर। दूसरा तरीका क्या है? बाय रेस्ट्रेनिंग द मोड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। संपत्ति के उपभोग के तरीके को प्रतिबंधित किए जाने के द्वारा हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें, और किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, यूज करना है, वो मैनर भी हम प्रिस्क्राइब कर। अगर इस तरह से परपेचुटी क्रिएट होगी तो सेक्शन 11 से डिफीट कर जाएगी, आप जानते हैं। ये 2 तरीके हो गए, मैंने कहा 4 तरीके परपेचुटी क्रिएट कर। तीसरा जो तरीका हम लोग लेके आएंगे,
थर्ड जो लेके आएंगे, अगर आप सेक्शन 12 पे चले जाइए, सेक्शन 12 जो तीसरा है, थर्ड, 12 में जाएंगे तो 12 में दो कंडीशंस मेंशन है, यानी वो दो शर्तें वहां पे लगा रहा है। अल्टरनेटिवली वो कंडीशंस हैं, चाहे ये शर्त हो चाहे वो शर्त हो, हम यहां लिख दे रहे हैं बाई imposing the condition as mentioned in section 12। धारा 12 में वर्णित शर्त अधिरोपित किए जाने के बाद, जैसे हम ये आपसे कह दें कि अगर ट्रांसफरी बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर अंतरिती क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या he attempts to transfer such property, वह ऐसी संपत्ति को अंतरित करने का प्रयत्न करता है, then property shall revert back to the transferor। संपत्ति कहां चली जाएगी, अंतरणकर्ता को वापस चली जाएगी। अगर ऐसी कोई शर्त लगा के प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हो तो देखिए सेक्शन 12 उस परपेचुटी को फ्रस्ट्रेट कर देगा। चौथा जो तरीका है इसको परपेचुटी को क्रिएट करने का, वो भी समझ लीजिए, आप पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत डिटेल मुझे नहीं जाना है। 4, बाय गिविंग डायरेक्शन for accumulation of income of the property। अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और साथ में ये डायरेक्शन भी देते हैं कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम डिराइव होगा, उस इनकम को आप क्या करेंगे, एक्युमुलेट करेंगे। तो आप देखिए जो सेक्शन 17 है उसका क्लॉज 1, बाय प्रिस्क्राइबिंग मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड, उस परपेचुटी को क्या करता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है, विफल कर देता है। तो जहां ट्रांसफरी इज ए लिविंग पर्सन, जहां अंतरिती जीवित व्यक्ति है एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर, वहां परपेचुटी में बी क्रिएटेड बाय फॉलोइंग 4 मैनर्स। वहां शाश्वतता निम्नलिखित 4 तरीकों से सृजित की जा सकती। एक तो ये हो गया। अब देखिए
जहां जो ट्रांसफरी है इज नॉट अलाइव, मतलब वो अनबॉर्न पर्सन है। दूसरा कर दिया जहां पे क्रिएशन होना है, वेयर अल्टीमेट बेनिफिशियरी is an unborn person। आप सेक्शन 13 पढ़े हैं कि किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती। वहां कैसे जो है परपेचुटी क्रिएट करेंगे? ये जो सेक्शन 13 है, इस सेक्शन 13 का डायरेक्ट नेक्सस है विद सेक्शन 14। धारा 14 इसी तरह के मैटर में परपेचुटी को फ्रस्ट्रेट करती है। पहले तो ये जानना चाहिए आप लोगों को कि सेक्शन 14 का एक्चुअल वर्किंग फील्ड क्या है, कब ये अट्रैक्ट होगी, कब इसका रूल एप्लीकेबल। तो इसका रूल तभी एप्लीकेबल होगा वेयर अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज एन अनबॉर्न पर्सन। जब अंतिम लाभार्थी अजन्मा व्यक्ति हो, तो अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरुद्ध कहिए, पक्ष क्या विरुद्ध कहिए, परपेचुटी हाउ टू बी क्रिएटेड, शाश्वतता कैसे सृजित की जाएगी। जब इस पॉइंट पर आप आएंगे तो हम यहां सिर्फ आपको एक ही तरीका बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे। सिर्फ एक तरीके से परपेचुटी क्रिएट हो। इसको हम हटा दे रहे हैं और वहां लिख दे रहे हैं बाई क्रिएटिंग रिमोट फ्यूचर इंटरेस्ट। दूरस्थ भावी हित का सृजन किए जाने के द्वारा। इसी को सेक्शन 14 रोकता है, धारा 14 इसी को रोकता है। इसी रिमोट फ्यूचर इंटरेस्ट को जो क्रिएट किया जा रहा है, उसी को ये फ्रस्ट्रेट करता है। तो देखिए आपके बुक्स में इस तरह से ये एक्सप्लेन नहीं है, हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें। तो ये बात क्लियर हो गई कि जहां ट्रांसफर इज अलाइव वहां 4 तरीके हैं, और उन 4 तरीकों में परपेचुटी कैसे फ्रस्ट्रेट होगी, बाई अप्लाइंग 14 नहीं होगी, धारा 14 का प्रयोग करने से नहीं होगी। उसके लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, 10 है, 11 है, 12 है, 17 है, 17 का क्लॉज 1। ये उस तरह की परपेचुटी को फ्रस्ट्रेट करता है। लेकिन जहां अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज एन अनबॉर्न पर्सन, वहां परपेचुटी हाउ टू बी फ्रस्ट्रेटेड, वहां पे शाश्वतता कैसे विफल होगी, बाई अप्लाइंग सेक्शन 14, धारा 14 का प्रयोग किए जाने के द्वारा। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हो तो मुझे बताइए, क्लियर हो रही हैं बातें? क्यों सुविधि, बातें क्लियर हो रही हैं? यस सर। अब इसमें
आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 13 को रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि 14 अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो अनबॉर्न पर्सन है, उसी के कंटेक्स्ट में परपेचुटी को फ्रस्ट्रेट करती है। और आपको मालूम है कि जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल आपको ब्लैक बोर्ड पे दें सेक्शन 13 की एप्लीकेशन की, कि सेक्शन 13 हाउ टू वर्क। तो सेक्शन 13 में जैसे सपोज करिए ये ए है, ए अपनी एक्स प्रॉपर्टी ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी को देना चाहता है। ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? अनबॉर्न पर्सन है, अनबॉर्न पर्सन, अजन्मा व्यक्ति। मान लीजिए इसका कोई हम लोग एक नाम रख लेते हैं, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं एम रख लेते हैं। अनबॉर्न पर्सन का मतलब आप समझते हैं कि वन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस इवन इन हिज आर हर मदर्स वोम, जिसका अस्तित्व यहां तक कि अपने मां के गर्भ में भी ना हो, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं। सेक्शन 5 आपको परमिशन नहीं देती है। सेक्शन 5 कहती है कि नहीं साहब, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी बोथ शुड बी अलाइव एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों अंतरण के समय जीवित होने चाहिए। तो सेक्शन 13 ये कहता है कि ठीक है, प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं ट्रांसफर होगी, तो होगा क्या, ए और एम के बीच में हम क्या करेंगे, एक मिडिल मैन को जो है यहां ले आएंगे, मध्यवर्ती को, एक मिडिल मैन। ये मिडिल मैन क्या होगा, ये लिविंग होगा, लिविंग पर्सन होगा। और हम उसको क्या करेंगे, हम इस मिडिल मैन को इसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे, पूर्व हित का सृजन कर देंगे। प्रायर इंटरेस्ट मींस, प्रायर इंटरेस्ट का मतलब होगा कि प्रायर इंटरेस्ट माइनस ओनरशिप। ओनरशिप नहीं देंगे हम, आप उस प्रॉपर्टी का यूज एंजॉयमेंट दे देंगे आप। और जो ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, इस अल्टीमेट बेनिफिशियरी को हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर इंटरेस्ट होगा ऑफ द ट्रांसफरर वो दे देंगे, यानी ओनरशिप उसके पास चली जाएगी। अब इस अनबॉर्न पर्सन को अगर ये रिमाइंडर इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करना होगा इसको, ही शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। इस पूर्विक हित के अवसान के पूर्व उसको क्या होना होगा, अस्तित्व में आना होगा, बिफोर टर्मिनेशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, मीनिंग देयर बाई बिफोर डेथ ऑफ, बिफोर डेथ ऑफ ओ। अगर बिफोर डेथ ऑफ ओ ये अनबॉर्न पर्सन अस्तित्व में आ गया, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 19 प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो जाएगी। 19 वेस्टेड इंटरेस्ट की बात करता है। लेकिन अगर ये नहीं अस्तित्व में आया तो फिर सेक्शन 16 अप्लाई होगा और वो प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी टू द ट्रांसफरर। ये प्रॉपर्टी अंतरणकर्ता को चाहिए।
ये बातें आप लोग समझ रहे हैं, ये चीजें आपको मालूम। अब यहीं से सेक्शन 14 का एक्चुअल एप्लीकेशन स्टार्ट होता है कि ठीक है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी अनबॉर्न पर्सन है, आप उस प्रॉपर्टी को इंडेफिनिट पीरियड के लिए टाइड अप करना चाहते हैं, अवरुद्ध करना चाहते हैं, उसको आप नॉन ट्रांसफरेबल बनाना चाहते हैं, तो कितने समय तक आप उसको नॉन ट्रांसफरेबल बना सकते हैं। तो जब इस पॉइंट पे जाएंगे तो ध्यान दीजिए, जो मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड होगा, मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड, जब तक आप प्रॉपर्टी को टाइड अप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देखिए यहां पे हम लिखते जा रहे हैं, पहला, पीरियड ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, मतलब वो जितने साल तक जीवित रहा, मान लीजिए 20 साल तक जीवित रहा, प्लस जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि बच्चा गर्भ में आएगा तो वो लगभग 280 दिन वो तो मां के गर्भ में रहेगा, प्लस एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स या 21 ईयर्स। अगर बच्चा अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट्स एंड वार्ड्स एक्ट है, तब तो एज ऑफ मेजॉरिटी 21 हो, अदरवाइज 18 ईयर्स होगी। तो आप जोड़ लीजिए, 20 साल इधर, 18 या 21 इधर, 18 साल ले लेते हैं, तो 38 साल 280 दिन आप प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को रोक सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट पीरियड, लेकिन इस अवधि के परे जो परपेचुटी होगी वो शैल बिकम वॉइड, वो शून्य हो जाएगी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि इसको एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर। सर वो प्रायर इंटरेस्ट का जो आपने 20 इयर्स बताया सर, वो सर उसके डेथ तक होगी या फिर 20 इयर्स ओवरऑल मिला के होगा सर? नहीं, 20 जिस डेट पे उसको प्रॉपर्टी दी गई, मान लीजिए कि आपने उसको 2020 में प्रॉपर्टी दी और 2022 को उसकी डेथ हो गई और 2022 में उसकी डेथ होने के पहले ही अल्टीमेट बेनिफिशियरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हो गया, तो प्रॉपर्टी तो रिवर्ट बैक अब होगी नहीं, प्रॉपर्टी तो वेस्ट हो जाएगी इमीडिएटली उस अल्टीमेट बेनिफिशियरी में। तो 2 साल मान लीजिए उसकी लाइफ टाइम, डेट ऑफ ट्रांसफर से काउंट किया जाता है। डेट ऑफ ट्रांसफर से उसका जो डेट ऑफ डेथ होगा वो उसकी लाइफ होगी, उस मिडिल मैन, उस मध्यवर्ती व्यक्ति, उस थर्ड पर्सन। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर, जब अगर वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है जो बेनिफिशियल पर्सन है, अगर वो सर एग्जिस्टेंस में नहीं आता है और अभी तक वो थर्ड पार्टी वाला जो पर्सन है वो चल रहा है, तो सर वो कब तक उसके
उसमें होगी सर, अब पोजीशन में। आप देखिए, हम अब देखिए, जैसे ये ओ जो है, ये ओ क्या है, मिडिल मैन है, इसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, ठीक। अल्टीमेट बेनिफिशियरी को अगर रिमाइंडर इंटरेस्ट चाहिए तो शर्त क्या है? शर्त ये है कि ओ के मरने के पहले अस्तित्व में आ जाए ना, यही शर्त है ना। यस सर। तो अगर आ गया, मान लीजिए हम यहां लिख दे रहे हैं इफ कम्स, अगर आ जाता है बिफोर डेथ ऑफ, या बिफोर डेथ ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर प्रायर इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, तो क्या होगा? सेक्शन 19 से प्रॉपर्टी अल्टीमेट बेनिफिशियरी में वेस्ट हो जाएगी ना, ये रिमाइंडर इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, मान लीजिए इसका दूसरा एस्पेक्ट देख लीजिए कि इफ इट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द डेथ ऑफ ओ, तो तब तो सेक्शन 16 आ जाएगा ना। यस और सर। ये जो रिमाइंडर इंटरेस्ट है, ये किसका था? ये रिमाइंडर इंटरेस्ट ट्रांसफर का था ना। यस सर। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये सर ट्रांसफर वो, को चला जाएगा। जी सर। सर वो नहीं पूछ रहा हूँ सर, जैसे आपने मैक्सिमम पीरियड का आपने बताया सर, 20 इयर्स प्रायर इंटरेस्ट का, सर उस नहीं चीज पे नहीं, थोड़ा सा डाउट। 20 ईयर्स तो मैंने एक आपको फिगर बताया, ये हर केस में अच्छा। 20 ईयर्स थोड़ी ना होगा। ओके सर, ओके सर, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सर। आप यूं समझिए, हम तो एग्जाम्पल, एक फिगर वहां मैंने रखा, वो फिगर स्टैटिस्टिक थोड़ी ना है कि ये फिगर हर केस में ईच एंड एवरी केस अप्लाई करेगा। हमने क्या कहा? हमने आपसे कहा कि लाइफ, जस्ट ए मिनट, मैंने आपसे कहा लाइफ ऑफ दी प्रायर इंटरेस्ट, आप 40 साल रख लीजिए, 10 साल रख लीजिए, प्लस जेस्टेशन पीरियड, उस बच्चे के गर्भ में रहने की अवधि को भी तो काउंट करेंगे। वो तो 280 डेज होगी, वो तो नहीं फ्लैक्चुएट करेगी, फ्लैक्चुएट यही करेगा। बात समझ रहे हैं ना? ये फ्लैक्चुएट करेगा, ये नहीं यस फ्लैक्चुएट सर। करेगा। सर समझ गया सर। और प्लस एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी अगर आपको देखनी है तो आप देख लीजिए, कहीं बच्चा ऐसा तो नहीं कि अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट्स एंड वार्ड्स एक्ट है, सुंदर राजन वर्सेस नटराजन का केस है। अगर अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट एंड वार्ड्स है तो उसका एज ऑफ मेजॉरिटी 21 ईयर्स होगा। ये बात क्लियर? यस सर। तो मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड, अधिकतम अनुज्ञात अवधि जिसके तहत अंडर विच परपेचुटी में बी क्रिएटेड, वो यही है, वो यही है। अब जब आप इसको इस तरह से सिस्टमेटिकली आगे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तब जाके वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हालांकि इसके डिपार्चर भी हैं। अभी जैसे मैंने वक्त बताया आपको, रूल अगेंस्ट परपेचुटी सेक्शन 14 वक्त के मामलों में विल नॉट बी एप्लीकेबल, वहां लागू नहीं होगा। सेक्शन 18 आप जानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फॉर द मैनकाइंड या फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, ट्रेड, कॉमर्स, साइंस, अगर संपत्ति जो है उसके विकास के लिए अंतरित की गई हो, ज्ञान, धर्म या मानव कल्याण के लिए, तो सेक्शन 14 का जो डिपार्चर है वो सेक्शन 18 भी हो जाएगा।
और वक्फ है ही आपका डिपार्चर, ये आप देख ही रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 2 का जो लास्ट लाइन है वो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डज यू मीन बाय परपेचुटी, पहले परपेचुटी का मतलब बताइए एंड एक्सप्लेन द रूल अगेंस्ट परपेचुटी, शाश्वतता के विरुद्ध नियम की व्याख्या करिए, एंड इफ देयर आर एक्सेप्शन टू दिस रूल, और यदि इस नियम के अपवाद हों देन एक्सप्लेन देम, तो उनकी भी व्याख्या करिए। ये अगर आप क्वेश्चन देखिए तो फ्रिक्वेंटली पीसेस जे में पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली पीसेस जे में। तो यहां तक क्लियरिटी सबको है, क्योंकि इससे ज्यादा इस कंसेप्ट को क्लियर करने का